स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। Good afternoon, Sudesh. Good afternoon. Very good afternoon, sir. So today again I am saying work, so I may be busy here and there. No problem, sir. Okay. There will be some other host, right, sir? Yeah, Ashish. Okay, sir. Great. हाँ खा लिया। देरी तक नहीं गया था, नीचे गया था। Sir, I think we can start doubt clearing session. If there are any questions, participants may ask. Yeah, you can. Okay. Welcome, participants, again for another day of IoT and Tinkercad workshop. अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो इन द मीन टाइम हम उसको ले सकते हैं जब तक सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं। अभी लगभग 17 पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो 100+ पार्टिसिपेंट्स होने पर अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करके मुझे। ओके, अनिल प्रसाद इज आस्किंग सर, क्या सभी ऑर्डिनो बोर्ड्स की प्रोग्रामिंग एक जैसी होती है? हाँ अनिल, ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। अगर आपने ऑर्डिनो उनो सीख लिया तो बाकी भी आप बड़े आराम से सीख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इनफैक्ट सेम ही कोडिंग होती है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ऑर्डिनो उनो में जैसे 14 पिन हैं और 6 एनालॉग पिन हैं, ऐसे नैनो में भी उतनी है, लेकिन बाकी में कुछ चेंज हो सकता है। ये सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज आप ऑर्डिनो के किसी भी बोर्ड की प्रोग्रामिंग जैसे अपन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वैसे ही कर सकते हैं। इवन नोड एमसीयू कर जैसे डिवाइसेस हैं, उसकी प्रोग्रामिंग भी ऑर्डिनो से होती है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेटफॉर्म पे ही यूज किया जाता है। शंतनु, यूज ऑफ डीसी मोटर विद एनकोडर इज, एनकोडर की मदद से हमें डीसी मोटर की स्पीड का या उसकी पोजीशन का अंदाज हो जाता है, राइट? तो हम उस इट्स अ काइंड ऑफ अ फीडबैक सिस्टम। तो एनकोडर की मदद से हम डीसी मोटर का फीडबैक ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज अवर स्पीड एंड ऑल। तो एनकोडिंग का एडवांटेज ये रहता है कि रियल वर्ल्ड में जैसे आपने डीसी मोटर यूज की है, तो डीसी मोटर की जो स्पीड है वो फिक्स नहीं रहती, वो लोड पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो एनकोडर से हमें फीडबैक मिल जाता है और हम अपने ऐसे सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जिससे कि उसकी स्पीड मेंटेन कर सकें। हमारे सेशन में शायद डिफिकल्ट होगा एनकोडर को कवर करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, बट इन जनरल एनकोडर का यही यूज होता है। So how to use switch as input to get digital 0 and 1? तो आई थिंक मैंने इसका एक एग्जांपल भी कराया था कि स्विच को हम कैसे यूज करेंगे। तो इसमें मैंने एक स्विच के साथ एक रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट किया था, तो वो ऑलरेडी मैं आई थिंक कवर कर चुका हूँ। शिवम, आई थिंक आप कोई क्लास मिस किए होंगे, इसलिए आपको पता नहीं। राहुल, सैनिटाइजर वाला जो केस है वो बिल्कुल सिंपल है। जो हमारा ऑब्स्टेकल सेंसर है, हम उसकी आप मदद से कर सकते हैं। इसके अंदर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर भी होता है, तो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर भी करेंगे। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर जब भी हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपना सैनिटाइजर बना सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करता है, तो एक रेंज के अंदर अगर आपकी ऑब्स्टेकल आती है तो आप अपने सैनिटाइजर डिस्पेंसर को ऑन कर देंगे, अगर रेंज के बाहर है तो उसको ऑफ रखेंगे।
अनिल प्रसाद पूछ रहे हैं सर, यस्टरडे हमने मोटर को डायरेक्ट अपने आर्डिनो से कनेक्ट कर दिया था, तो क्या डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं? तो वैसे नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मोटर ड्राइवर यूज करना पड़ता है। तो मोटर ड्राइवर भी हमारे टिंकरकैड में अवेलेबल है, बट मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। तो देखते हैं, अगर टाइम परमिट करता है तो मैं इसको एक बार कोशिश करूंगा कि इसको हम ले सकें। अच्छा क्वेश्चन सर, व्हाट कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू मेक अ मोटर ड्राइवर? तो मोटर ड्राइवर को यूजुअली हम मॉसफेट या ट्रांजिस्टर से बनाते हैं, हाई करंट मॉसफेट या हाई करंट ट्रांजिस्टर से उसको बनाते हैं। उसका सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमने उसका सर्किट बनाया हुआ है, क्योंकि जब हमें कस्टम मोटर ड्राइवर की जरूरत पड़ती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो हम खुद के डीसी मोटर ड्राइवर भी बनाते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे टिंकरकैड में, तो इसमें मॉसफेट्स प्रोवाइडेड हैं, तो मोटर ड्राइवर की जगह आप मॉसफेट्स का यूज कर सकते हैं। So if there are any more questions, please ask. Around 104 participants have joined. अनिल, आप मोटर ड्राइवर का सर्किट क्यों बनाना चाह रहे हैं? उसका कोई एप्लीकेशन आप मुझे बताएंगे? मोटर ड्राइवर की डायरेक्ट आईसी भी है टिंकरकैड में, तो देख लेंगे हम उसको, अगर टाइम परमिट करता है तो हम उसको कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो मैं आपको एक मोटर ड्राइवर का एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। आज या कल, जैसा भी टाइम परमिट करता है, अपन देखते हैं। नॉट गेट एक्सपेरिमेंट में सुहानी हमने डायोड तो यूज ही नहीं किया था, हमने ट्रांजिस्टर यूज किया था। तो जब स्विच प्रेस करते हैं तो यस, ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एलईडी ग्लो नहीं करती। हमने डायोड यूज नहीं किया था, हमने ट्रांजिस्टर यूज किया था। रेडार ग्राफ टिंकरकैड में अवेलेबल नहीं है, तो आप किस रेडार ग्राफ की बात कर रहे हैं सुयश? अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो रेडार ग्राफ के लिए आपको एलसीडीज यूज करनी होती हैं, जो आई थिंक आर्डिनो से मुश्किल होता है। वैसे कलर एलसीडी आर्डिनो से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग होती है। अदरवाइज आप रास्पबेरी पाई जैसे एडवांस डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, जो हाई रेंज कलर एलसीडी को यूज करते हैं। Sir, do you agree to security and privacy concerns regarding the use of IoT and connecting various devices to the internet, and what can be done to make user accept IoT? Okay. Pratik, actually, security and privacy issue is not at all connected with IoT, because whatever IoT does, it's with your permission. So, like for example, अगर आप Gmail की बात, मतलब IoT से जितनी प्राइवेसी खराब नहीं होती, उतनी तो आपका Gmail आपकी प्राइवेसी को वो करता है। आप Gmail में जो भी ईमेल्स हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, जीमेल वो सारे ईमेल पढ़ता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है। तो अगर आप अपने क्रोम ब्राउजर में कभी भी अगर आप जीमेल अकाउंट से लॉग्ड इन रहेंगे, तो वो सारे आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है, और कई बार अमेजन के जो एड्स होते हैं वो आपके हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो आईओटी में इतने कंसर्न्स नहीं है, क्योंकि आईओटी आपका पर्सनल डेटा नहीं ले रहा है, आईओटी आपके घर का डेटा ले रहा है। और इसमें भी जो डेटा ले रहा है वो आपकी परमिशन से ले रहा है, तो आप उसको चाहे तो परमिशन दें, चाहे तो परमिशन ना दें। अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो आपका डेटा नहीं यूज कर सकते। तो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप स्मार्ट कैंपस बनाते हैं, राइट, तो स्मार्ट कैंपस में अलग अलग लाइट्स आप कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग क्लासरूम आप कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग अटेंडेंस सिस्टम आप कंट्रोल कर रहे हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें आपने मान लीजिए इम्प्लीमेंट कर दी अपने कैंपस के अंदर। तो अगर आप इस कैंपस के अंदर इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं अगर मान लीजिए, तो इसका डेटा जो है वो आपके सर्वर पे जाता है। अब वो सर्वर आप अपना लोकल रखना चाहते हैं या इसको आप क्लाउड पे लगाना चाहते हैं, ठीक है, दोनों आपके हाथ में है। तो अगर वो क्लाउड पे है और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उसका डेटा को रीड कर रहे हैं, तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न आता है या प्राइवेसी कंसर्न आता है। सिक्योरिटी कंसर्न अलग चीज होती है, प्राइवेसी कंसर्न आता है। अगर वो आपके लोकल सर्वर में स्टोर्ड है तो उसमें कोई प्राइवेसी कंसर्न नहीं, क्योंकि वो आप ही के पास डेटा है, कोई और पढ़ नहीं सकता उसको। सिक्योरिटी कंसर्न ये आता है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एन्क्रिप्टेड है कि नहीं, और वो प्रॉपरली ऐसा तो नहीं कि कोई और उसको पढ़ ले। तो एन्क्रिप्शन के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, टीसीपी आईपी में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सपोर्टेड है, वो वेल एक्सेप्टेड है। अगर आप बैंकिंग जैसे जो चीजें अगर आप इतनी इजीली यूज कर रहे हो, तो आप बैंकिंग फ्रॉड वगैरह जितने भी फ्रॉड होते हैं उसमें सिंपल सा होता है, आपको कोई फोन करता है, आपसे सारे जो है क्या कहते हैं आपकी कार्ड जो है डेबिट कार्ड की डिटेल्स लेता है, तो ही आप तभी वो फ्रॉड कर पाता है। बैंकिंग साइड से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सिक्योरिटी अभी के टाइम में इज नॉट अ बिग कंसर्न, अगर आप परमिशन अलाउड करते हैं तो। पर अगर देखा जाए तो आज का जमाने में हम अपने प्राइवेसी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। एक समय होता था जब मोबाइल फोन का नंबर भी शेयर करने में लोग डरते थे, अब तो नंबर हम ऐसे ही दे देते हैं। सो आई थिंक दीज इश्यूज आर नॉट सो प्रोमिनेंट एज फार एज IoT इज कंसर्न। विवेक पूछ रहे सर, कैन IoT नेटवर्क बी हैक? देखो, थियोरेटिकली एनी नेटवर्क कैन बी हैक्ड, इवन आपके बैंक अकाउंट्स कैन बी हैक्ड, सो इज IoT नेटवर्क। बट अब इसमें दो पैरामीटर होते हैं कि आप IoT नेटवर्क पे जो डेटा चेंज कर रहे हो, डेटा जो ट्रांसमिट कर रहे हो, वो कितना क्रिटिकल है। तो अगर वो इतना क्रिटिकल नहीं है तो हैकिंग इज नॉट कंसर्न, उसमें बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं आता। अगर वो क्रिटिकल है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्ट स्ट्रीट लाइट अपने कैंपस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि सिर्फ आप उसको कंट्रोल कर सकें और कोई और भी उसको कंट्रोल करने लगेगा, तो ऑब्वियसली जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ये रिस्की होगा। लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड बहुत स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन टेक्निक्स अवेलेबल है। मैं आई थिंक परसों जो या कल जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी लेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। जो कनेक्टिविटी लेयर है उसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे एन्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन उसमें देखेंगे। तो सिक्योरिटी कंसर्न इतना ज्यादा नहीं है IoT में, और उसको और ज्यादा एनहांस किया जा रहा है। Okay, so let's start with today's lecture. Okay, so let us start with today's content. तो इसके प्रीवियस ऑडियो में हमने ये देखा कि हम कैसे कोई डिजिटल सेंसर को रीड कर सकते हैं। हमने ये देखा कि हम कैसे डिजिटल आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखा कि हम किस तरीके से एक एनालॉग आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग PWM। आज हम ये देखेंगे किस तरीके से हम एक एनालॉग इनपुट को रीड कर सकते हैं। राधिका सैनी, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। राधिका सैनी, राधिका सैनी, आर यू देयर? तो आज हम एनालॉग इनपुट के बारे में देखेंगे। राहुल कुमार, आई थिंक आप इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, जेन्युइनो और फ्लूइनो,
ये सारे कंपोनेंट्स आर्डिनो में टिंकरकैड में नहीं है, तो हम कैसे काम करेंगे? पहले आप ये समझ लें कि आर्डिनो, जेन्यूनो, फ्रीड्यूनो ये सारे सेम बोर्ड हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका क्या कहते हैं, आपके हार्डवेयर में चेंजेस हैं, सॉफ्टवेयर सेम रहेगा। तो जब जेन्यूनो, फ्रीड्यूनो ऐसा कोई भी बोर्ड अगर आप यूज करते हैं तो आप आर्डिनो उनो ही सेटिंग करके उसको एज इट इज प्रोग्राम और यूज कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक शेष नारायण आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। शेष नारायण, शेष नारायण आर यू देयर? या प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलें, ठीक है। तो राहुल कुमार, आगे भी अगर आपके फिर से इस टाइप से डाउट्स आएंगे तो मैं अगेन क्लियर कर दूं। फ्रीड्यूनो, जेन्यूनो, आर्डिनो उनो ये सब सेम है, इवन आर्डिनो नैनो भी सिमिलर होता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई बोर्ड यूज करते हैं तो उसके नाम से थोड़ा बियॉन्ड जाएं, थोड़ा नेट पे देखें उसके कैसे क्या कनेक्शंस होते हैं, क्या वर्किंग है। तो अगर आप आर्डिनो उनो की प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली जेन्यूनो और फ्रीड्यूनो पे काम करेगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। कुछ सेटिंग्स हो सकती है, तो कभी प्रॉब्लम हो तो आप ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चले आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम एनालॉग इनपुट कैसे लेते हैं। तो अनिल प्रसाद, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब एनालॉग इनपुट पढ़ने के बाद बताऊंगा, समझाने के बाद बता दूंगा। तो आर्डिनो उनो जो पिन्स हैं उसमें A0 से A5 एनालॉग इनपुट्स आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी एनालॉग इनपुट रीड करना है तो आप एनालॉग रीड फंक्शन की मदद से उसको रीड करते हैं। इसको थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है कि एनालॉग इनपुट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सिर्फ डिजिटल वैल्यूज ही रीड कर सकता है, एनालॉग वैल्यूज नहीं रीड कर सकता। तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर या हमारे आर्डिनो के अंदर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो क्या करता है, आपके एनालॉग वैल्यू को नंबर असाइन करता है, और इस नंबर को हम फिर फॉर्मूले वगैरह से मदद से चेंज कर लेते हैं अपने वोल्टेजेस में। तो वो कैसे क्या काम करता है जरा हम समझें। हमारा जो आर्डिनो है वो मिनिमम 0 वोल्ट लेगा, 0 वोल्ट रीड कर सकता है और मैक्सिमम 5 वोल्ट रीड कर सकता है। अगर 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेजेस रीड कराने हैं तो आपको वोल्टेज डिवाइडर की मदद से उस वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है आप मैक्सिमम 10 वोल्ट रीड करना चाहते हैं तो जितने भी वोल्टेजेस, तो आपको एक वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ेगा जिसमें आप आउटपुट में जो इनपुट वोल्टेज से हाफ वोल्टेज आर्डिनो को दें। तो अगर 10 वोल्ट इनपुट आ रहा है तो आप 5 वोल्ट आपको आउटपुट मिले और आर्डिनो जो है की वैल्यू में आप फॉर्मूले से उसको 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर ले। तो आर्डिनो का जो एनालॉग इनपुट होता है वो सिर्फ आपका जो है 5 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। अब इस 5 वोल्ट में भी वो क्या करता है आर्डिनो कि वो हर एक वोल्टेज को एक लेवल असाइन करता है। लाइक अगर 0 वोल्टेज है तो उसको 0 नंबर देगा, अगर 0 से थोड़ा ज्यादा है तो 1 देगा, उससे थोड़ा ज्यादा है तो 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा। अगर 2.5 वोल्ट है तो 512 वैल्यू आपको आउटपुट में देगा। अगर फुल 5 वोल्ट है तो 1023 आउटपुट देगा, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं। अब जब भी हम कोई एनालॉग इनपुट रीड करेंगे, तो जो एनालॉग इनपुट है वो इस तरीके से काम करेगा कि अगर वोल्टेज 0 है तो एनालॉग रीड फंक्शन का जो आउटपुट है वो आपको 0 मिलेगा। अगर एनालॉग रीड में इस A0 पिन पे अगर इनपुट आप दे रहे हो और वो वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो आपको 1023 नंबर मिलेगा। अगर 2.5 वोल्ट है तो आपको 512 मिलेगा। इसी तरीके से आपको सारे नंबर्स मिलेंगे, वोल्टेजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो हार्डवेयर होता है वो वोल्टेज नहीं देता, वो नंबर रहता है हर वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो इन नंबर्स को वापस वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो फॉर्मूला कैसा है देखिए, x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ये वो फॉर्मूला है, वोल्ट इज इक्वल टू x इंटू 5.01023। तो अगर आपने 2.5 वोल्ट दिया अपने आर्डिनो को तो आपको यहाँ पे 512 वोल्ट मिलेगा और 512 नंबर मिलेगा। वो नंबर हमने से x में स्टोर कर दिया। इस x को हम 1023 से डिवाइड करेंगे और 5.0 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमें अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 वोल्ट मिलेगा। इस तरीके से हमें जो एनालॉग रीड फंक्शन से जो नंबर मिल रहा है उसको जो है हम अपने वोल्टेजेस में इस फॉर्मूले की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पूरा समझते हैं। एनालॉग इनपुट जो आर्डिनो में है वो एनालॉग वैल्यू को रीड करता है। इसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो है एनालॉग रीड फंक्शन, जिसमें आर कैपिटल है। हम जो भी इनपुट पिन होगी वो पिन हमें यहाँ देनी है जिस इनपुट पिन पे हम एनालॉग इनपुट रीड करना चाह रहे हैं। आर्डिनो में केवल 6 एनालॉग इनपुट्स हैं A0 से A5। बाकी के पिन पे आप एनालॉग इनपुट रीड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फीचर नहीं है, मैन्युफैक्चरर ने वो फीचर सब सारी पिन पे नहीं दिया है। ये एनालॉग रीड जो है वो डायरेक्ट आपको वोल्टेज नहीं देता है, ये आपको एक नंबर प्रोवाइड करता है हर वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग। वो नंबर कैसा होता है, अगर आपने से फॉर एग्जांपल A0 पिन सिलेक्ट कर रखा है और A0 पिन पे आपने 0 वोल्ट दिया है तो X पे आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर A0 पिन पे 2.5 वोल्ट दिया है तो X पे आपको 512 नंबर मिलेगा। अगर A0 पे आपने 5 वोल्ट दिया है तो X में आपको 1023 वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से अगर आप अलग अलग लेवल्स लोगे, इस तरीके से आप अलग अलग वोल्टेजेस अगर A0 पे लोगे तो आपको अलग अलग नंबर्स X में मिलेंगे। तो ये अलग अलग नंबर हमें शो कराना है, हमको देखना है कि नंबर कैसे क्या यूज होते हैं। तो इस नंबर को जो है हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज वोल्ट इज इक्वल टू x into 5.0 डिवाइड बाय 1023। इसका मतलब ये हुआ कि जो x को में जो भी वैल्यू है उसको 1023 डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रियल वोल्टेज मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि कैसे क्या हमारा एनालॉग इनपुट काम करता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तब तक मैं अनिल प्रसाद का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सर Arduino Uno इज सेम, तो Arduino Uno इज नॉट सेम एज Arduino Uno, इसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं। Arduino Uno में आप थोड़े और एडवांस फीचर्स यूज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली Arduino Uno पे अभी काम नहीं किया है, तो इस वजह से मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल से आपको नहीं बता पाऊंगा। सो साहिल अंसारी बोल रहे हैं सर क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। बेसिकली जब हमें एनालॉग इनपुट रीड करना है, हमें वोल्टेज रीड करना, हम क्या चाह रहे हैं, हमने पोटेंशियोमीटर लिया और पोटेंशियोमीटर में जो वोल्टेज हमें आ रहा है वो मेजर करना है। से पोटेंशियोमीटर पे 2.5 वोल्ट आ रहा है, हम उसको मेजर करना चाहते हैं। तो हम एनालॉग रीड फंक्शन यूज करते हैं जिसकी मदद से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो वोल्टेज हमें डायरेक्टली नहीं देता। तो मान लीजिए A0 पिन पे मैंने 2.5 वोल्ट दिया है, ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे 2.5 वोल्ट X में आउटपुट नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे नंबर्स मिलेंगे। वो नंबर 0 से 1023 के बीच में होंगे। तो अगर आप पे X पे 0 मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको 0 वोल्ट मिला है। अगर X पे आपको से 100 मिल रहा है तो मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली जो आपको है 0.1 वोल्ट मिल रहा है, 0.5 वोल्ट मिल रहा है। इस तरीके से अगर 200 नंबर आया तो मान लीजिए 1 वोल्ट मिल रहा है। इस तरीके से 2.5 वोल्ट अगर आपने यहाँ दिया हुआ है तो X में जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 512 मिलेगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप डायरेक्टली वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो आप अगर A0 पे वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, तब आपको एक्चुअल वोल्टेज मिलेगा। मतलब डायरेक्ट X से आप वोल्टेज नहीं मेजर कर सकते, आपको जो है दोनों जो है यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब दोनों अगर आप यूज करते हैं तो आप A0 पे मिलने वाला वोल्टेज जो है आपको वोल्ट नाम के वेरिएबल में मिलेगा। तो अनिल प्रसाद पूछ रहे हैं सर इन हार्डवेयर के डिफरेंस के अलावा और कोई प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है? नहीं, ऑर्डिनो की यही खास बात है कि ऑर्डिनो ने एक सिमिलर प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज की है जिसमें सेटअप, लूप, ये सारी चीजें होती हैं, हेडर फाइल्स वगैरह। वो सिमिलर प्रोग्रामिंग टेक्निक ऑर्डिनो के हर बोर्ड में काम करती है, किसी भी बोर्ड में आप उसको यूज कर सकते हैं। हर बोर्ड में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके फीचर्स का होता है, ठीक है, उसके सिर्फ फीचर का डिफरेंस होता है और बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। प्रोग्रामिंग में मेजर डिफरेंसेस नहीं होते ऑर्डिनो के किसी भी बोर्ड में, सिर्फ उसके हार्डवेयर में डिफरेंस होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके साहिल, तो आई थिंक सभी को ये चीज जो है वो यहाँ पे होगा, बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा रिटेस्ट के बारे में, आप परेशान मत होइए इस चीज के। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये 1023 वैल्यू कहाँ से आई? तो ये 10 बिट सिस्टम होता है। 10 बिट सिस्टम में 2 to the power 10 अगर हम लेते हैं तो 1024 वैल्यू आती है। तो 0 से 1023 तक जो है वैल्यू इसमें आ सकती है क्योंकि 10 बिट सिस्टम है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं
microcontroller circuit. So let us do simulation with this. Okay, so so let us take this as an example of potentiometer. पोटेंशियोमीटर आप एक ऑर्डिनो ले लीजिए, एक पोटेंशियोमीटर ले लीजिए। पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल पे हम 5 वोल्ट देंगे, थर्ड टर्मिनल पे या टर्मिनल 2 जो ये बोलता है आपका टिंकर कैट, तो टर्मिनल 1 से मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया, टर्मिनल 2 से मैंने 5 वोल्ट कनेक्ट किया, और जो बीच वाला वाइपर टर्मिनल है वो मैंने A0 से कनेक्ट किया। सॉरी, एक्चुअली ये यूज नहीं करना है आपको। यस, अनिमेश शर्मा आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो अगेन हमें जो है वही वाला एग्जांपल लेना है। ऑर्डिनो में आप जाइए, स्टार्टर में ऑर्डिनो में जाइए और एलसीडी में जाइए, क्योंकि हमें जो भी वोल्टेज है वो एलसीडी पे शो करना है, तो हम एलसीडी ले लेंगे। तो प्लीज सभी लोग एलसीडी लें। और अब हम अपना पोटेंशियोमीटर जो है वो कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट से, ग्राउंड से, और 5 वोल्ट को हम रेड कर देते हैं, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, और A0 को जो है हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारे कनेक्शंस करने। अनिल प्रसाद, आई थिंक अभी आप थोड़ा सा अब आज के सेशन पे फोकस कर लीजिए, राइट? तो ये सारे क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया कीजिए, तुरंत ज्वाइन कर लिया कीजिए 1 बजे, क्योंकि मैं नेक्स्ट 10 और 15 मिनट का जो टाइम है वो मैं आपके डाउट क्लियरिंग सेशन को देता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप स्टार्टिंग में पूछिए प्लीज। आज का एक्सपेरिमेंट हम इसको कर लेते हैं। ओके, तो आप इस टाइप के कनेक्शंस कर लें। कनेक्शंस करने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। हम एलसीडी को बिगिन कर रहे हैं, साथ ही साथ एनालॉग इनपुट को वैसे जरूरत नहीं होती, बट इट्स गुड हैबिट कि आप उसको इनपुट बना ले। पिन मोड A0 को हम इनपुट कर रहे हैं, इसके बिना भी कई बार वर्क कर सकता है, बट इट्स गुड हैबिट कि आप इसको कर लें। तो स्टार्टिंग में हमारा हेलो वर्ल्ड आएगा और हम 2 सेकंड तक वेट करेंगे, उसके बाद हम अपना वोल्टेज मेजर करते हैं। तो आपका जो ये पोटेंशियोमीटर है उसको हम देख लेते हैं। सो हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो वेरिएबल हम यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंट x इक्वल टू एनालॉग रीड A0, इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वोल्ट हमारा फ्लोट टाइप का है, तो फ्लोट वोल्ट
इक्वल टू x इंटू, हम x को भी फ्लोट ले सकते हैं, ठीक है, रहने देते हैं अभी, 5.0 डिवाइड बाय 1023। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम एलसीडी पे डिस्प्ले कराते हैं, एलसीडी डॉट क्लियर, एलसीडी डॉट प्रिंट वोल्टेज, या सिंपल वोल्ट लिखते हैं, वोल्ट इक्वल टू एलसीडी डॉट प्रिंट वोल्ट, और इसको हम डिले दे देंगे, 1 सेकेंड का हम डिले देते हैं। ओके, सो अनमोल्ड क्वेश्चन सर, फ्लोट क्या होता है? सी लैंग्वेज में तीन ब्रॉड डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, और तीसरा जो होता है आपका वो है कैरेक्टर। इंटीजर में आप इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हो 1 2 3 4, उसमें डेसिमल नहीं हो सकता। डेसिमल वैल्यू अगर आपको लेनी है तो उसको फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं, डेसिमल को फ्लोट कहते हैं, जिसमें आप डेसिमल वैल्यू भी शो करा सको। और तीसरा कैरेक्टर होता है जिसमें आप टेक्स्ट, हेलो, हाय, ये सारे टेक्स्ट जो है वो आप कैरेक्टर में स्टोर करा सकते हो। टेक्स्ट हेलो मींस इज अ स्ट्रिंग, इज अ अरे ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर मींस HELLO, ये एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर है। ओके, तो अब हम इसको रन कराते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, तो स्पेस नहीं आ रहा है इसमें, तो हम स्पेस को भी जो है दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड के बाद वोल्टेज दिख रहा है। अब अगर मैं वोल्टेज चेंज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज आपको मिला, ठीक है। और जब मैं फुल पे इसको करता हूँ तो मैं फुल वोल्टेज इसको देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अनिल, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली मैंने एक सेशन में ऑलरेडी बताया था कि वी इन किस लिए यूज होता है, बट फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई देते हैं, अगर कंप्यूटर से यूएसबी कनेक्ट नहीं करते हैं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई देते हैं, तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई आप वी इन से भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एक्सटर्नल पावर सप्लाई 9 वोल्ट की दी, तो 5 वोल्ट पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, ग्राउंड पे ग्राउंड मिलेगा, और वी इन पे आपको 9 वोल्ट मिलेगा। तो वी इन को आप 9 वोल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं आप सभी लोगों को थोड़ा टाइम, 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप कर लें। मैं कोड अभी चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके डाउट्स रहते हैं वो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में आ जाएं। मैं देखता हूँ कि जब जैसे 1 बजता है तो हार्डली 30-40 बच्चे आते हैं। तो कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लें और आपके डाउट्स में आपको उसी समय क्लियर कर दूं, ताकि हम एक्सपेरिमेंटिंग मैक्सिमम कर सकें। और एंड में भी 10-15 मिनट का मैं यूजुअली आपको टाइम देता हूँ डाउट क्लियरेंस के लिए, जनरल डाउट क्लियरेंस के लिए। स्पेसिफिक डाउट क्लियरेंस आप सेशन के बीच में पूछ सकते हैं। तो आई थिंक लगभग 7 लोगों का हो चुका है, बाकी भी करें फटाफट।
मैं कोड एक बार पेस्ट कर देता हूँ मयंक, मैं ऑलरेडी कोड पेस्ट कर चुका हूँ, तो आप चैट बॉक्स देखते रहिए, मैंने फिर से पेस्ट कर दिया है। आई होप सभी लोग का हो गया है, अगर किसी का नहीं हुआ तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्रेट, तो आई थिंक सभी लोग इसको कर चुके हैं। अचल, मैंने अभी बताया कि x प्रिंट करेंगे तो x इज बेसिकली इंटीजर वैल्यू, राइट? तो उसकी इंटीजर वैल्यू आएगी। मैंने आपको बताया कि एनालॉग रीड जो फंक्शन है वो वोल्टेज प्रिंट नहीं करता है, वो x वैल्यू। चलिए वो भी प्रिंट करके हम देख लेते हैं, इट्स गुड, हम उसको भी प्रिंट करके देखते हैं कि अलग अलग वोल्टेजेस पे एनालॉग रीड क्या वैल्यू दे रहा है, क्या नंबर दे रहा है, और उसको हम कैसे वोल्टेज में चेंज कर रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब वोल्टेज 2.5 है, लेट्स टेक इट एज 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू मिल रही है, चूंकि मैं एग्जैक्टली 2.5 पे सेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो एग्जैक्टली जो वैल्यू है दैट इज 512 के आसपास आ रही है जब मैं 2.5 वोल्ट दे रहा हूँ। अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये वैल्यू धीरे धीरे जो है आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस तरीके से जब मैं फुल वोल्टेज देता हूँ तो जो एडीसी वैल्यू आपकी आ रही है वो फुल 1023 आती है फुल वोल्टेज पर, ठीक है। और अगर मैं 0 वोल्टेज देता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है वो 0 मिलती है, और इंटरमीडिएट आपको अलग अलग वैल्यू मिलती जाती है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज दैट यू हैव सेट, ठीक है। तो आई थिंक होप यू आर क्लियर कि एडीसी वैल्यू क्या है और अल्फा न्यूमेरिक क्या आ रहा है, और इसको हम इस फॉर्मूले की मदद से वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन जैसा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कहते हैं कि किस तरीके से आप रेशियोज को अलग अलग वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं। तो जो सेकंड कोड है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हाँ गीतांजलि, एक्चुअली जो 2.5 5.12 एग्जैक्ट नहीं होता है, 5.11 होगा, क्योंकि बेसिकली 1023 का आधा 512 नहीं होगा, 1026 का 512 होगा। तो इट्स ओके, मतलब 511 भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इट्स ओके। So again, I give you 2 minutes, और जैसे जैसे आपका होता जाए प्लीज मुझे बताते जाइए कि आपका हो गया है। I'll just take a 2 minutes break, तो आप तब तक कर लीजिए। प्लीज शो व्हाट, किसका स्क्रीनशॉट लेना था, वो स्लाइड का? अगर हमें अप टू 30 वोल्टेज मेजर करना है तो उसका सर्किट कैसे क्या होगा मयंक भार्गव, तो मैं आपके लिए बना देता हूँ उसको। तो लेट अस टेक अ बैटरी।
बैटरी नहीं, 30 वोल्ट के लिए हमें पावर सप्लाई लेनी पड़ेगी। लेट्स टेक अ पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के पॉजिटिव को हम अपने इसके पॉजिटिव से जोड़ देंगे, पावर सप्लाई के नेगेटिव को हम नेगेटिव से जोड़ देंगे। फिर हमारा जो आउटपुट आएगा उस पर हमें रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे। तो अब इसमें हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रेजिस्टेंस का कि भाई 30 वोल्ट जो है वो 5 वोल्ट से 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, 30 वोल्ट जो है वो 5 वोल्ट से 6 गुना ज्यादा है। तो हमें वोल्टेज डिवाइडर में एक ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा जो मुझे 1/6 का डिवीजन दे, मतलब जो भी मैं वोल्टेज दे रहा हूँ उस वोल्टेज को वो 6 गुना कम कर दे। तो वो तब हो सकता है जब आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम का हो और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम का हो। तो जो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला बनेगा वो 1 किलो ओम डिवाइड बाय 1 प्लस 5 किलो ओम, दैट इज 1/6। तो 1/6 इज 30 का 1/6 5 वोल्ट होता है, क्योंकि मेरा एडीसी 5 वोल्ट से ज्यादा मेजर नहीं कर सकता। तो लेट्स कनेक्ट इट। तो ग्राउंड हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, हमने इसको कनेक्ट किया और ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो बीच वाला टर्मिनल है वो मैं A0 पे दूंगा, क्योंकि A0 पे मैं 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकता। तो मैक्सिमम 30 वोल्ट पे मुझे यहाँ पे जो है 5 वोल्ट मिलेगा। अब जब हम दो सर्किट आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनका ग्राउंड कॉमन करना जरूरी है, अदरवाइज वो सर्किट आपस में काम नहीं करेंगे। तो मैं जो है आपके दोनों सर्किट के ग्राउंड को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। सभी को हम कलर भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। तो ये सर्किट जो है अब आपका 30 वोल्ट मेजर करने में हेल्प करेगा। हमारे कोड में मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो 5 वोल्ट कोड में मेजर कर रहे हैं वो बेसिकली जो है वो 30 वोल्ट है। तो जो भी वोल्टेज हमें आ रहा है उस वोल्टेज को मैं अगेन 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे हमने सर्किट की मदद से 30 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया और हमने कोड में अपने 5 वोल्ट को वापस 30 वोल्ट में कन्वर्ट किया। तो ये इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरा जो ऑर्डिनो है वो 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए इसको चला के देखते हैं। मैं पहले इसके वोल्टेज को 30 दे दूं। मेरे पावर सप्लाई में 30 वोल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एडीसी वैल्यू 30 है। तो अगर मैं अलग अलग वोल्टेज देता हूँ, ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 16 तक जा रहा है, जबकि इसको ज्यादा जाना चाहिए। तो लेट मी सी। हाँ सही है, आ गया, अपडेट नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 30 वोल्ट जो है वो हमारा इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हमें 15 आना चाहिए। ओके, यस। तो 5K वाला जो है वो अपर वाला 5K है आपका, और जो नीचे वाला है वो 1K है। तो इस टाइप से आप लेंगे तो आपका आएगा। आई थिंक सिमुलेशन में कुछ शायद गलत वैल्यूज आ रही हैं, बट सर्किट ये सही है। एक्चुअली यहाँ पे 15 आना चाहिए, तो 15 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है देखना पड़ेगा।
ओके, आई थिंक ये पोटेंशियोमीटर आइडियल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का है, बट दिस इज अ सर्किट. सर्किट इज करेक्ट एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन. अगर आप इसको यूज भी करेंगे तो ये सही काम करेगा. तो आई थिंक नाउ इट इज बेटर, इट इज ओके. थोड़ा सा सही वैल्यू दे रहा है ये. तो 10 किलो ओम का हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज किया है. 5 किलो ओम में सही, वैसे 250 में भी सेम वैल्यू देना चाहिए, बट किसी रीजन से नहीं दे रहा होगा. तो 10 किलो ओम इज द राइट वैल्यू. इनफैक्ट पोटेंशियोमीटर की हमें जरूरत भी नहीं है, हम उसके बिना भी कर सकते हैं. हम पोटेंशियोमीटर को हटा देते हैं और डायरेक्ट ये इस पे दे देते हैं. क्योंकि पोटेंशियोमीटर से रेजिस्टिव इफेक्ट आता है, तो उस वजह से नहीं आ रहा था. तो दैट वाज करेक्ट. या मैं शेयर करता हूँ कोड, एक बार इसको चेक कर लें. तो आप देखिए अब इसमें सही वैल्यू आएगी आपकी. तो 18 जो है, आप देखिए यहाँ 18 वोल्ट है, यहाँ पे 18.01 एग्जैक्ट वैल्यूज भी आ रही है, हम चेक भी कर सकते हैं. 8.4 जो है, थोड़ा 0.01 का एरर होता है, जो कि नॉर्मल होता है, जो हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक से भी आ सकता है. तो आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं. तो मैं कोड शेयर कर देता हूँ, आप इस कोड को कर सकते हैं. तो अगेन सभी लोग, ये भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन था ये. कुछ अच्छे क्वेश्चन से अगर आप पूछते हैं तो अच्छा लगता है. तो आप इसको कर लीजिए. आई अगेन गिव यू सम टाइम टू डू इट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. एनालॉग का मैं फिर से स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट. आप इस सर्किट को कर लीजिए, मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ.
राधिका आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। राधिका आर यू देयर? आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। एक 150 स्टूडेंट में से केवल 13 स्टूडेंट ने अभी तक किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मनोज पूछ रहे हैं सर मल्टीपल एनालॉग रीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेट्स डू इट। सो मल्टीपल एनालॉग के लिए हम एक पोटेंशियोमीटर और ले लेते हैं। रोटेट कर लेते हैं। इसको 5 वोल्ट पे चलाते हैं। और इसको हम A1 से कनेक्ट करते हैं। कोडिंग में चेंज कर लेते हैं अपन। देखिए अब हम दोनों यहाँ कर पाएंगे। सुरेश एडीसी कुछ भी वैल्यू आ सकती है जो आपने सेट किया है, डिपेंड्स। Yes, I made a mistake, so let's correct it. It has to be A1. Thank you for correcting. तो आप मल्टीपल वोल्टेजेस भी एक साथ मेजर कर सकते हैं। अगर करंट जब भी आप एनालॉग इनपुट रीड करते हैं तो इट इज गुड प्रैक्टिस के एनालॉग इनपुट जो है उस पे एक 10 किलो का रेजिस्टेंस ग्राउंड कर लें, क्योंकि उसमें फ्लोटिंग वैल्यू रह सकती है। फ्लोटिंग मतलब वो हवा में भी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, राइट? तो अगर आपने कनेक्शन हटा भी दिया तो भी उसमें कोई रैंडम वैल्यू आ सकती है। तो इट्स बेटर कि आप उसको एक 10K के रेजिस्टेंस से ग्राउंड कर दें या फिर उसको यूज ना करें। तो ये वाला जो कोड है मैं क्विकली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक ऑलरेडी हमने बहुत सारा टाइम ले लिया इसके ऊपर, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो कोड को सेव कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो यही होगा कि इसमें हम पोटेंशियोमीटर की मदद से अपने फैन डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करें। हम जैसे जैसे अपने पोटेंशियोमीटर की स्पीड बढ़ाएंगे
वैसे वैसे जो है मेरा डीसी मोटर की स्पीड बढ़नी चाहिए। सो लेट्स डू दैट एक्सपेरिमेंट। तो मैं फ्रेश बनाता हूँ, इसमें चेंजेस नहीं करता हूँ। अगेन हम एलसीडी लेंगे क्योंकि हमें बार बार एलसीडी की जरूरत है। चित्रांश, आई थिंक आप वोल्टेज वेरिएबल की बात कर रहे होंगे कि हमने क्यों डिफाइन किया है। क्योंकि हम जब एलसीडी पे प्रिंट करा रहे थे तो हमें दोनों वेरिएबल की जरूरत थी। ठीक है, अगर हम एक ही वेरिएबल में वैल्यू ओवरराइट करते तो दोनों की अलग अलग वैल्यू हम कैसे शो कर पाते। इस वजह से मैंने दो अलग अलग वेरिएबल्स लिए। हमने एक पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं, अपनी एक डीसी मोटर ले लेते हैं। डीसी मोटर को हम अपनी पिन नंबर 6 से कनेक्ट करते हैं, वो हमारी खाली भी है और हमारी पीडब्ल्यूएम पिन भी है, और ग्राउंड हम यहीं से ले लेंगे। पोटेंशियोमीटर को हम उल्टा करते हैं, इसको ऐसे ही कनेक्ट करते हैं जैसे पहले कनेक्ट किया था। प्रॉपर कलर दे देते हैं सबको। ओके, सो वायरिंग में बस इतना ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग हमारी नहीं है। लेट्स गो टू द कोड। नंबर 6 को हम आउटपुट बनाते हैं और पिन A0 को हम इनपुट बना लेते हैं। हम इंट x लेते हैं जो हमारा वोल्टेज मेजर करेगा। A0 पिन पे। अब आप यहाँ देखें कि जो A0 पिन है वो हमें 0 से 1023 वैल्यू देता है, जबकि मोटर जो है, मोटर जब हम पीडब्ल्यूएम से कंट्रोल करते थे तो अगर आपको याद होगा कि जो है आपका जो मोटर है उसको पीडब्ल्यूएम में भी हम नंबर्स देते थे जिसमें 0 से 255 नंबर देते थे। ठीक है, तो अब हमें एनालॉग रीड पे जो वोल्टेज मिल रहा है, उस जो वैल्यू मिल रही है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसको डिवाइड बाय 4 कर दें, ठीक है, x को अगर हम डिवाइड बाय 4 कर दें तो फुल पोटेंशियोमीटर पे मुझे 255 वैल्यू मिलेगी और जीरो पोटेंशियोमीटर पे मुझे 0 मिलेगा और इंटरमीडिएट वैल्यू भी वैसे ही रहेगी। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें एनालॉग राइट x डिवाइड बाय 4 तो हमारा काम हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया था कि एनालॉग रीड जो फंक्शन है वो अपने जो इनपुट वोल्टेजेस हैं उसके लिए नंबर जो देता है वो 0 से 1023 देता है, और एनालॉग राइट जो है, सॉरी पिन इसमें बताना पड़ेगा, एनालॉग राइट जो है वो उसमें भी हम नंबर देते हैं और वो नंबर 0 से 255 तक देते हैं, राइट। तो हम उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करने का झंझट नहीं करते हैं। हमारा एनालॉग रीड में मैक्सिमम वैल्यू 1023 आ सकती है और एनालॉग राइट में मैक्सिमम वैल्यू हम 255 सेट करते हैं। तो
x को अगर हम 4 टाइम्स डिवाइड कर दें तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी 1023 से 255 चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हम पोटेंशियोमीटर चेंज करेंगे वैसे वैसे एनालॉग रीड से हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एनालॉग राइट से मेरे जो डीसी मोटर है उसकी स्पीड चेंज होगी। हम चाहें तो यहाँ पे स्पीड लेवल एलसीडी पे शो करा सकते हैं, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, बट आप चाहें तो शो करा सकते हैं। तो एलसीडी डॉट क्लियर, एलसीडी डॉट प्रिंट स्पीड लेवल, एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0,1, एलसीडी डॉट प्रिंट। इस बार मैं कम डिले दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन थोड़ा कोड समझ लेते हैं। एनालॉग रीड से हमें वैल्यू मिलेगी 0 से 1023, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू 0 से 255 कन्वर्ट हो जाएगी। एलसीडी पे हम स्पीड लेवल शो कराएंगे, फर्स्ट रो में स्पीड लेवल लिखा होगा, सेकंड रो में जो भी स्पीड लेवल है वो आएगा, तो स्पीड लेवल आपका 0 से 255 जाएगा और ये हर 200 मिलीसेकंड में अपडेट होगा। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो अभी 0 है, आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा पोटेंशियोमीटर 0 पर है, मेरी स्पीड भी 0 है। मैं इसको बढ़ाता हूँ, स्पीड लेवल 46 हो गई, तो मेरा स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई मोटर की। इसको मैं और बढ़ाता हूँ तो आपकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको और बढ़ाते हैं अगर आप, और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं कि अब पोटेंशियोमीटर से, अब आप अपने एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर से जो है आपकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इतना करके देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, कोड भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अनिल, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको याद हो तो पीडब्ल्यूएम में जो है अगर हमें स्पीड अगर कंट्रोल करनी होती है तो हम 0 से 255 वैल्यू देते हैं, राइट। 0 से हम 255 तक जाते हैं, जबकि एनालॉग रीड में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 0 से 1023 तक मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि 1023 पे मेरी मोटर फुल स्पीड से चले, तो जब 1023 एनालॉग रीड से वैल्यू आ रहा है तो मुझे मोटर को 255 देना है। सिमिलरली अगर एनालॉग रीड से वैल्यू 512 आ रही है तो मुझे 128 या 127 अपना एनालॉग राइट में देना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एनालॉग रीड की वैल्यू को सिंपल डिवाइड बाय 4 कर दूं तो मेरे जो मोटर में जो स्पीड में जो डिजायर्ड रिजल्ट है वही मुझे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड बाय 4 किया।
155 स्टूडेंट में से केवल 21 लोगों ने बोला है कि सर हमारा हो गया है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है ज्यादातर पार्टिसिपेंट वर्चुअल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सिर्फ ऑन करके चले जाते हैं। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स इसको कर चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मयंक भार्गव, मैं ऑलरेडी x डिवाइड बाय 4 वाला सवाल 4 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुझे ये लग रहा है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट पे बिजी हो जाते हैं और उसके बाद मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, तो मैं अब फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आप सिर्फ मेरा कोड पेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ उसको रन करा रहे हैं, शायद मुझे सुन नहीं रहे हैं ठीक से। अचल, अगर हम 1023 एक इंटीजर डेटा टाइप है, अगर हम उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर हमारा इंटीजर आएगा। तो इंटीजर को जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिवाइड करते हैं तो आंसर इंटीजर होता है, तो वो डेसिमल को इग्नोर करता है, वो सिर्फ इंटीजर लेता है। ओके, सो लेट्स डू अवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। मयंक, अगर आपने रिसेट किया तो अब डोंट एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ योर ब्राउजर प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, राइट? So there is a very long story. I request you to please use a proper internet connections. I cannot explain everything. बार बार एक ही चीज को मैं ऑलरेडी 2 या 3 बार बता चुका हूँ. I will not explain it again. I request all the participants to please use good internet connection, good laptops and computer. Don't use mobile phones. Because of your technical problems, you will not be able to learn properly. Okay, so this is our next experiment. जिसमें we will display the temperature value on LCD. I think इसमें LCD नहीं है, तो let's do it using LCD. Again, let us take LCD. I'll use a temperature sensor. Let's do the connection of temperature sensor. Okay, so मैंने टेम्परेचर सेंसर के 5 वोल्ट को जो है 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है, ग्राउंड को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट करा और A0 पे मैंने इनपुट दे दिया है। लेट्स गो टू द कोडिंग। ओके,
I'm just saving a little bit of my time, nothing else. So we have to create A0 as input. कुछ लोग तो मेरे कोड के पहले ही कर ले रहे हैं, वेरी गुड। Okay, let us understand how LM35 TM36 is working. अगर आपका 0 डिग्री टेम्परेचर है तो ये आपको 0.5 वोल्ट देगी और 0.5 वोल्ट पे हर डिग्री में जो है आपका 0.01 का चेंज आएगा। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी वोल्टेज आ रहा है वोल्टेज में 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो वैल्यू आ रही है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमको टेम्परेचर मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो 0.8 वोल्ट मिलेगा, राइट। अगर रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो आपको वोल्टेज 0.8 वोल्ट मिलेगा। तो 0.8 में से हम 0.5 घटाएंगे तो 0.3 बचेगा और 0.3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 वोल्ट मिलेगा। इस तरीके से हम जो है अपना टेम्परेचर शो कर सकते हैं। लेट्स शो हियर। Let's run it. What is the mistake here? Oh, sorry. Right, so you can see here that it's 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको वही वैल्यू मिली, थोड़ी आसपास रहती है वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं होती। तो हमने इसको और बढ़ाया तो 45 हो गया आपका एंड सो इस तरीके से जो है आप अलग अलग टेम्परेचर जो है वो अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई शेयर द कोड इन द चैट बॉक्स। So please do it.
ओके चित्रांश देखिए, बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ TM36। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब जीरो वोल्टेज, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, इस रूम का, तो वो आपका आउटपुट 0.5 वोल्ट देगा, जीरो नहीं देगा, ठीक है। और जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो एक एक वोल्ट आपका बढ़ाता जाएगा। मतलब इस रूम का जो वोल्टेज है, अगर इस रूम का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है या 10 डिग्री है तो आपको वोल्टेज 0.6 मिलेगा। अगर इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो आपको 0.7 मिलेगा। तो अगर आपको वोल्टेज LM35 से 0.7 मिल रहा है तो आपको एक फॉर्मूला चाहिए जो उस वोल्टेज को रूम के टेम्परेचर में कन्वर्ट करें। तो फॉर्मूला यही है कि 0.7 में से 0.5 आप घटाइए तो आपको 0.2 बचेगा, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस मिलेगा रूम का टेम्परेचर। यस, मैं सर्किट अच्छे से शो कर देता हूँ आपको। Temperature, sir, on temperature over 100 degree, the reading is not showing, right? It's starting from 0. Let me check. No, it's coming correct. देखिए, अगर हम 111 डिग्री है तो यहाँ पे सही आ रहा है। प्लीज चेक योर कोड, कौन से वेरिएबल फ्लोट है, कौन से वेरिएबल इंटीजर है, वो आपको ध्यान देना होगा। आपने एज इट इज मेरा कोड यूज किया या क्या किया है वो आप थोड़ा देखिए, हो सकता है आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। यस रिया, मैंने अभी करके देखा है, इट्स शोइंग अबव 100 डिग्री। Okay, I'll explain the code once more. यहाँ पे हमने LCD को बिगन किया, A0 पिन को हमने इनपुट में ले लिया है। हेलो वर्ल्ड हमने जो है मैसेज प्रिंट कराया, फिर 2 सेकंड तक वेट किया। फिर हम एनालॉग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, एनालॉग वैल्यू मेजर कर रहे हैं जो कि हमें नंबर के फॉर्म में यहाँ पे आएगी। आई एम नॉट श्योर ये कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एरर होने के बावजूद, नहीं होने के बावजूद ये लाइन्स आ रही हैं, तो सब सिमुलेशन में कुछ बग्स होंगे। तो जो वैल्यू आ रही है उसको इस फॉर्मूले की मदद से हमने वोल्टेज में कन्वर्ट किया, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वोल्टेज में कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया। अब मेरा जो TM35 जो डिवाइस है वो ऐसे काम करता है कि अगर वोल्टेज 0.5 है तो से पुट वोल्टेज इज 0.5, TM36 से आ रहा है, तो 0.5 माइनस 0.5 इज 0, तो 0 इंटू 100 करेंगे तो 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री आपका शो हो जाएगा। अगर इस रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो आपको वोल्टेज जो मिलेगा TM36 से वो 0.6 मिलेगा। तो 0.6 माइनस 0.5 इज 0.1 और 0.1 इंटू 100 आपका 10 वोल्ट, तो टेम्परेचर आपका 10 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 20 डिग्री है तो आपको 0.7 मिलेगा, तो 0.7 माइनस 0.5 इज 0.2 इंटू 100 इज 20। अगर 30 डिग्री है तो 0.8 वोल्ट मिलेगा,
0.8 माइनस 0.5 इज 0.3 इंटू 100 इज 30 डिग्री। इस तरीके से जो है आपकी जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यूज आपके एलसीडी पे शो। Okay, so most of the participants has done it. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोड इज, इसी में हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और टेम्परेचर डिपेंडेंट फैन बनाएंगे। ठीक है, हम जो है टेम्परेचर से कंट्रोल फैन बनाएंगे। जैसे अगर रूम का टेम्परेचर ज्यादा है तो फैन ज्यादा स्पीड से घूमेगा, और रूम का टेम्परेचर अगर कम है तो फैन हमारे कम स्पीड से घूमेगा। हमारे जो रूम टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और अगर 40-45 जो है 37 डिग्री हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, तो और हमें यूजुअली जो है 27 का जो है टेम्परेचर सही रहता है। तो हम लेकिन यहाँ सिमुलेशन कर रहे हैं, तो लेट्स से एज्यूम कि अगर आपका रूम का टेम्परेचर 20 से कम है तो हम फैन को ऑफ रखेंगे। अगर 20 से 30 के बीच में है तो हम स्लो स्पीड पे चालू करेंगे। 30 से 40 के बीच में है तो मीडियम स्पीड से रखेंगे। और अगर हम 40 से ऊपर है, ठीक है, तो हम इसको फुल स्पीड पे रखेंगे। ऑब्वियसली 50 के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, उतने में तो हमारी बॉडी जल जाएगी। तो हम इसी को कोड करते हैं। लेट्स सी इसका प्रोग्रामिंग कैसे क्या करते हैं। हम इसी में इसको चेंजेस कर लेते हैं। If temp is less than 20, मान लीजिए 20 से कम है आपका टेम्परेचर, तो हम जो पिन नंबर 6 पे हम ले लेते हैं अपना फैन, जैसा हमने पहले लिया था। पिन मोड 6, आउटपुट। तो हमको मोटर स्टॉप रखनी है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम है तो मोटर को हमें बंद रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनालॉग राइट 6, 0, इसको स्टॉप रखना है। एल्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड देन टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू 30, 20 और 30 के बीच में अगर टेम्परेचर है तो हम इसको स्लो स्पीड पे चलाएं। तो स्लो स्पीड के लिए से हम ले लेते हैं 100 वैल्यू। तो 6 को हम 100 दे देते हैं। एल्स इफ अगर आपका टेम्परेचर जो है जो है वो 30 से ज्यादा है और 40 से कम है, तो हम स्पीड और बढ़ा देते हैं। से 180 ले लेते हैं। एल्स कंडीशन में अब हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं होगी 20 से लेस, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। एल्स हमारी कंडीशन 40 से ग्रेटर होगी। ऑब्वियसली उसमें हम कुछ नहीं देंगे तो भी चलेगा। एनालॉग राइट हम फुल स्पीड दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोडिंग करते हैं।
अब हम पहले मोटर भी लगा लेते हैं। तो हमें एक मोटर लेनी पड़ेगी। सिक्स पिन से हमें मोटर कनेक्ट करनी होगी। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो टेम्परेचर आप देख रहे हैं 24 है, तो मेरी मोटर थोड़ी स्पीड से चल रही है। मैं अगर इसको कम कर दूं, माइनस में चला गया, तो मेरी मोटर पूरी रुकी हुई है। थोड़ा सा मुझे इसको जूम करना पड़ेगा क्योंकि इसकी सेटिंग थोड़ी सी वो है। अब मैंने इसको 20 से 30, तो 24 मैंने अपन ने देखा, 24 देखा, तो आप देख सकते हैं कि 24 पे जो है मेरा मोटर थोड़ी स्पीड से चल रही है। फिर जब हम इसके टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं, तो इसको 30 के ऊपर करते हैं, तो मैंने जैसे 33 किया, तो जो है फैन जो है थोड़ी ज्यादा स्पीड से चलेगा। और टेम्परेचर 40 से ज्यादा अगर चला गया है, बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, तो फुल स्पीड से, इसकी फुल स्पीड 5555 आरपीएम है, यहाँ पे आपको शो होगी। तो इस तरीके से अपन ने एक टेम्परेचर कंट्रोल फैन बनाया। तो इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।